मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। चलो विज्ञान विषय में पहला पाठ शुरू करते हैं। पहले से शायद आप जो है वो गति पढ़ रहे थे मंजीत जी सर से। आज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखिए पाठ प्रस्तावना देखें। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं ना अपने आसपास, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होने का मतलब है सब एक दूसरे से अलग नज़र आती हैं। बनावट भी अलग है उनकी, आकृति भी अलग है, ठीक है, आकार भी अलग है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत छोटी और कोई बहुत बड़ी है। आकृति जो है वो कोई त्रिभुजाकार है, कोई चौकोर है, कोई वर्गाकार है, ठीक है। और बनावट में कोई लकड़ी की बनी है, कोई लोहे की बनी है। तो कहने का मतलब जो है इनकी जो जिस सामग्री से ये मिलकर बनी है वो भी अलग अलग है बच्चों। इस विषय में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस सामग्री से बनी होती है उसको वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। मीन्स जैसे कोई कुछ चीज़ें जो है वो कुछ वस्तुएं लकड़ी से बनी हैं तो इसका मतलब लकड़ी एक पदार्थ है। कुछ चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं, कुछ लोहे से बनी हैं, कुछ सोने की है, कुछ चांदी की है, कुछ पीतल की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पदार्थ हैं। इन्हीं को वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, यानी जहाँ हम सांस ले रहे हैं वहाँ हवा है अपने आसपास चारों तरफ, वो हवा भी, जो भोजन हम खाते हैं वो भी, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक छोटा कण भी जो है वो पदार्थ है। ये सब पदार्थ है बच्चों। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान अगर साधारण लैंग्वेज में कहें हम लोग तो वजन का समानार्थी शब्द जो है वो द्रव्यमान होता है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसको हम लोग भार या वजन नहीं कह सकते। ये संहति होती है किसी पदार्थ की, इसको द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन इसका सीधा आकलन हम लोग जो है वो वेट से ही करते हैं या वजन से ही करते हैं। तो जो भी पदार्थ होगा उसमें पहला उसका ये गुण है कि उसमें द्रव्यमान होगा। दूसरा ये है कि उसका कुछ आयतन होगा। मीन्स अगर उसको हम कहीं रखेंगे तो वो कोई ना कोई स्थान घेरेगा। तो प्रत्येक वो वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो वो पदार्थ कहलाता है। ये पदार्थ की परिभाषा है आपकी इस लेसन से। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं बच्चों, उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ के दो तरह के गुण होते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं रासायनिक गुण जिनको हम लोग बाहर से देखकर नहीं बता सकते हैं। मीन्स आंतरिक गुण होते हैं ये। तो आजकल के वैज्ञानिकों ने जो पदार्थों का वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया है, उनके भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति में ये चीज़ें आ जाएगी जैसे पदार्थ जो है वो अम्ल है, क्षारक है, ठीक है, या अन्य कोई रसायन है, लवण है। और भौतिक गुणधर्म जो बाहर से दिखाई देते हैं पदार्थ के, वो गुणधर्म है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। यानी यहाँ हमें केवल बाहरी रंग, रूप, आकार, आयतन के आधार पर ही पदार्थ की स्टडी करनी है, पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को हम लोग आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, आगे के पाठों में। अब देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। मतलब ये है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है वो अपने आसपास के वातावरण में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए जिज्ञासु रहा है, उनको समझने का प्रयास करता रहा है कि कोई भी घटना, कोई भी चीज़ जो वो क्यों होती है, उसका क्या कारण है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने ये बताया था कि पदार्थ जो है उसके मूल तत्व 5 हैं। और आज भी हम लोग मानते हैं इस धारणा को, है ना। जो वैदिक धारणा उसमें हम लोग मानते हैं इन चीज़ों को। और वो पंच तत्व कहलाए। और पंच तत्व क्या थे वो देखो, वो पांचों तत्व मिलकर पंच तत्व कहलाते हैं। उन पंच तत्वों को आज भी हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में। और वो पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, सब जानते हो ना आप, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 तत्व हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव। यानी प्राचीन जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, वो ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, और उसमें 5 प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। पांचों तत्वों से वो मिलकर बनता है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। और वो 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश होते हैं।
उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। यानी जो ग्रीक दार्शनिक तक थी या यूनानी जो दार्शनिक थे वो भी हमारे भारतीय दार्शनिकों के विचार से सहमत थे, मानते थे कि लगभग 5 तत्वों से ही जो है वो प्रत्येक चीज़ या प्रत्येक वस्तु बनी है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों से वर्गीकृत किया। पहला देखिए आप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कण होते हैं बच्चों पदार्थ में। देखिए, अगर आपको एक चौक का टुकड़ा दे दिया जाए बच्चों और फिर उसको ये कहा जाए कि आप जो है ना इसको पीसते चले जाइए, तो बेटा आप लोग पीसते रहोगे, फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उसको और अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, संभव नहीं होगा। आप ये कहोगे बस इससे ज़्यादा बारीक हम लोग नहीं पीस सकते इसको। वो स्थिति जो है ना वो कणीय स्थिति है। उस स्थिति के अंदर आप पदार्थ के इन कणों को देख सकते हो, पार्टिकल्स को देख सकते हो। तो पदार्थ जो है वो आजकल जो लेटेस्ट हमारी विचारधारा है उसके अनुसार पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी, यानी 2 मत थे कि पदार्थ कैसे बने होंगे। पहला तो ये कि एक विचारधारा का तो ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह एकदम सतत होते हैं, कंटिन्यू, उनके बीच में कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। दूसरा अन्य विचारधारा जो थी वो ये उसका मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी उनके बीच के अंदर जगह होती है। रेत में जैसे गोलाकार कण दिखाई देते हैं ना आपको, तो पदार्थ जो है वो रेत की तरह के कणों से मिलते हैं और उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं या रिक्त स्थान पाए जाते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। यानी आगे जो एक्टिविटी या प्रयोग करेंगे उससे ये पता चल जाएगा कि हकीकत में रेत की तरह जो है वो कणों से मिलकर बने हैं या फिर लकड़ी की तरह सतत होते हैं पदार्थ। तो क्रियाकलाप 1.1 है, इसमें क्या करना है हमको वो देखेंगे। एक 100 ml का बीकर लेंगे। बीकर एक कांच का मग्गा होता है जिसके ऊपर एक स्केल छपी हुई होती है। तो हमें ऐसा बीकर लेना है जिसमें लगभग 100 ml जल आ जाए। इस बीकर को जल से आधा भर कर, मतलब 50 ml के आसपास जल के स्तर पर निशान लगा दें, भाई कहाँ तक भरा है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलें। अब आप या तो थोड़ी चीनी लो या नमक लो और उसको कांच की रॉड की सहायता से आप उस पानी में घोलो। 50 ml पानी लिया ना बीकर में, उसमें जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें और ये भी देखें कि जल का स्तर कम हुआ या ऊपर आया। निशान लगा रखा है आपने। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए। आप देखोगे ना, शिकंजी बनाते हो आप, नींबू पानी बनाते हो, तो आप उसमें देखते हो ना चीनी नमक दोनों ही घोलते हो आप, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीनी बिल्कुल गायब हो जाती है, नमक गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता आपको। तो ये कहाँ गए, कहाँ डिसअपियर हो गए, कहाँ गायब हो गई ये। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है, कम या ज़्यादा हुआ है क्या, ये भी आपको ध्यान देना है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। यानी ये जो एक्टिविटी है, गायब होना है ना चीनी और नमक का, ये शो करता है, ये दर्शाता है कि पदार्थ जो है वो कणों से ही मिलकर बने होते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, पानी है, ठीक है, पानी में हमने घोला है तो पानी के कणों के बीच में जो जगह थी ना, वहाँ पर जाकर उस खाली स्थान के अंदर जाकर के चीनी या नमक जो भी हमने घोला उसके कण वहाँ बैठ गए। इस तरह से वो पानी में दिखाई नहीं दे रहे, गायब हो गए पदार्थ। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिद्ध होता है इस प्रयोग से कि जो पदार्थ है वो कणों से ही मिलकर बना होता है और कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया। और इसका आप देख भी सकते हो कि घुली है नहीं, कि अगर हम नमक या चीनी घोलते हैं तो पानी को टेस्ट करने पर उसकी मिठास आने लगती है। नमक अगर हम घोलते हैं तो नमकीन लगने लगता है, इसका मतलब वो पूरे जल में घुल चुका है। ये देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया आपको। पहले बीकर में देखो आप, ठीक है ना, ये देखो जल है ये। फिर अगले में हमने क्या डाला है, नमक मिलाया है और नमक को हमने घोल लिया है। यहाँ पर ये नमक दिख रहा है जब तक नहीं घोला इसको। फिर उसके बाद देखो यहाँ जो है वो नमक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नमक के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो कहाँ चले गए, जल के पार्टिकल्स या कणों के बीच के खाली स्थान में चले गए हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो आप समझ गए ना अब कि घोला गया जल या नमक जो है वो क्यों गायब हो जाता है ना, क्योंकि वो जल के कणों के बीच के खाली स्थान में उसके कण जो है वो फिट हो जाते हैं और वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है।
अब पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, क्या हमें दिखाई देते हैं क्या? अगर हम लोग नग्न आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के इनको देख पाएंगे या नहीं, ये देखेंगे। क्रियाकलाप 1.2 देखो। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लो, 100 ml पानी में घोल लो इनको। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिलाओ। देखना ये है बच्चों अपने को कि पदार्थ की जिस विलयन की थोड़ी सी मात्रा के अंदर भी जो है पदार्थ के कितने कण मौजूद रहेंगे। तो हमने 100 ml जल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल घोले, नीले रंग का घोल बनेगा इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस घोल में से केवल हम 10 ml लेंगे, जो कि बहुत 10वां हिस्सा है 100 ml का, तो बहुत कम है। और इसको नए 90 ml जल में घोलेंगे तो वो भी रंगीन हो जाएगा। फिर इस घोल से भी हम लोग 10 ml लेंगे और नए 90 ml साफ पानी में घोलेंगे तो वो भी रंगीन हो जाएगा। 8 से 10 बार इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे तो आप देखोगे कि विलयन का कलर तो हल्का होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन फिर भी 8 से 10 बार करने में अभी भी वो रंगीन है। इसका मतलब है कि आगे बहुत कम कम होते जा रहे हैं, ठीक है, परंतु अभी भी मौजूद हैं ये पदार्थ के कण, थोड़ी सी विलयन की मात्रा में अभी भी मौजूद हैं। तो आपने देखा इसको हमने 8 से 10 बार दोहराया है ना। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी नए 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को हमने 5 से 8 बार तनुकृत किया। तनुकृत किया मतलब हमने नए जल में इसको मिलाया या नया जल इसमें मिलाया। क्या जल अभी भी रंगीन है? बिल्कुल। यहाँ देखो, देख रहे हो आप, पहला 100 ml कैसा है, फिर उसके बाद हमने 10 ml यहाँ से निकाला और इसमें डाला, इसका 10 ml निकाला और इसमें डाला, इससे 10 ml लिया इसमें डाला और इससे लिया इसमें डाला। धीरे धीरे पदार्थ का रंग क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, लगभग 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। कई का मतलब लाखों कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ये कण और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम लोग 2 ml डिटोल लेकर, ढक्कन में थोड़ा सा डिटोल लेकर उससे भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करें भाई। एक मग्गे में आप पानी ले लें, फिर उसमें 2 ml डिटोल डाल लें, फिर उससे थोड़ा सा एक ढक्कन निकालें इस घोल का और नए एक पानी के मग्गे में डालें, फिर एक नए मग्गे में डालें और 5 से 7 बार इसको करते रहें तनुकृत। फिर भी आप देखोगे कि डिटोल की जो स्मेल या गंध है वो आपको आती रहेगी। इसका मतलब वहाँ पर डिटोल के कण अभी भी मौजूद हैं, उसकी महक हमें मिलती रहेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत छोटे होते हैं ये कण, है ना। तो देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते और ना ही हम लोग जो है इन पदार्थ के कणों को बिना माइक्रोस्कोप के हमारी जो है वो नग्न आँखों से, नग्न आँखों का मतलब है विदाउट माइक्रोस्कोप या बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। तो आगे का जो मैटर है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ से आप एक तो पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे एज ए होमवर्क, और दूसरा आप ये जो दोनों क्रियाकलाप हमने किए हैं इनको कॉपी में करेंगे। ये देखने के लिए पहला क्रियाकलाप तो आपको दर्शाता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों से, ठीक है ना। और दूसरा बताता है कि ये कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी बहुत ज़्यादा पदार्थ के कण पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।